प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी पैरावैद्युतांक के बारे में अध्ययन किया था। उसमें पढ़ा था पैरावैद्युतांक क्या है, इसका मात्रक क्या है। पैरावैद्युतांक एक मात्रक हीन भौतिक राशि होती है और उसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। इसी क्रम में मैं आज आपके सामने नया टॉपिक लेकर आया हूं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ यानी कूलॉम नियम का सदिश निरूपण। कैसा निरूपण है? सदिश निरूपण। जैसे आपने कक्षा 11 के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल का सदिश निरूपण किया था, वैसे ही यहाँ पे हम कूलॉम नियम का सदिश निरूपण करेंगे और इससे ये सिद्ध करेंगे कि कूलॉम बल है गुरुत्वाकर्षण बल की भांति ही न्यूटन के तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ का निरूपण करने के लिए सबसे पहले मैं एक फ्रेम लेता हूं। ये हमारे पास एक फ्रेम है एक्स और वाई। ये एक्स एक्स है इसका और ये वाई एक्स है और ये मूल बिंदु O। अब इसमें क्या है, मैं दो चार्ज लेता हूं, एक Q1 और एक Q2। Q1 चार्ज और एक Q2 चार्ज, दो चार्ज लेता हूं मैं। Q1 चार्ज है, उसका मूल बिंदु से स्थिति सदिश R1 सदिश है। क्या है? R1 सदिश। मूल बिंदु के सापेक्ष से साधारण भाषा में मैं बोलूं तो ऐसे बोल दो कि मूल बिंदु से ये R1 दूरी पर स्थित है, यानी इसका स्थिति सदिश क्या हुआ? R1 सदिश हुआ। इसी प्रकार Q2 आवेश का मूल बिंदु के सापेक्ष से स्थिति सदिश R2 सदिश है। कितना है? R2 सदिश है। यानी ये मेरे पास निर्देश तंत्र है और इस निर्देश तंत्र के अंदर दो आवेश Q1 व Q2 लेता हूं। Q1 का मूल बिंदु से स्थिति सदिश R1 सदिश और Q2 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश R2 सदिश है। अब ये दोनों आवेश Q1 Q2 ये परस्पर एक दूसरे पर क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। तो प्यारे बच्चों, Q1 और Q2 के बीच की दूरी में इस प्रकार से डिनोट करूं, जैसे ये दूरी है, इनके बीच की दूरी R12 या R21, R12 या R21। चाहे R12 बोलो, Q1 Q2 के लिए मैं बोल दूं R12 और Q2 Q1 के लिए बोल दूं R21। यानी कहने का मतलब है दोनों के बीच की जो दूरी है वो बराबर है। R12 बराबर है किसके? R21 के। लेकिन इनको संकेत के रूप में अलग अलग लिखना है। क्यों लिखना है? वो सिद्ध करने के लिए हमें जरूरी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस डायग्राम के आधार पर हमने जो कूलॉम का नियम पढ़ा है उससे हम बल का मान निकालते हैं। सर्वप्रथम मैं ये बोलता हूं कि जो मूल बिंदु के सापेक्ष R1 स्थिति सदिश पर जो चार्ज Q1 है, इस Q1 चार्ज द्वारा Q2 चार्ज पर लगाया गया बल, किसके द्वारा? Q1 के द्वारा किस पर? Q2 पर लगाया गया बल कितना होगा? Q2 पर जिस पर लगाया जाता है उसको पहले F21 सदिश। कितना आएगा? F21 सदिश। इसी संदर्भ में यहाँ पे Q1 आवेश द्वारा Q1
आवेश द्वारा Q1 आवेश द्वारा Q2 आवेश परे लगाया गया बल कितना है? F2 1 सदिश बराबर कूलाम का नियम क्या कहता है कि Q1 Q2 बटा R स्क्वायर डॉट R कैप, यही तो होता है कूलाम का सदिश रूप। तो अब इसमें आप देखिए F21 है तो यहाँ पर भी क्या आएगी दूरी R21 की स्क्वायर और यहाँ पर भी क्या आएगी R21 की कैप, यानी इस अक्ष के अनुदिश। क्यों कूलाम के नाम अनुसार होता है F बराबर है के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर डॉट R कैप। तो आपने क्या लिखा है कि Q1 आवेश द्वारा Q2 पर 1 के द्वारा 2 पर बल कितना लगाया जा रहा है? F21। तो 1 से 2 के लिए दूरी आ जाएगी R21 और इसका एकांक सदिश क्या हो जाएगा? R21 कैप। नेक्स्ट इसी प्रकार Q2 आवेश परे Q2 आवेश द्वारा Q1 आवेश परे लगाया गया बल कितना होगा? Q2 द्वारा Q1 पर 2 द्वारा 1 पर, किस पर? 1 पर। तो कितना होगा? F21 सदिश। तो इसका मान क्या आएगा? F12 सदिश बराबर है क्या लिखूं कि Q1 Q2 बटा यहाँ पे R21 के स्थान पर क्या रख दूंगा? R12 की स्क्वायर डॉट R12 की कैप। तो बच्चों इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूं और इसको मैं समीकरण नंबर 2 दे देता हूं। यानी दोनों जो फॉर्मूले हैं ये ज्यादा कोई अंतर नहीं है दोनों में, क्योंकि दोनों कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम कहता है दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला बल के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होता है। तो R के स्क्वायर के स्थान पे मैंने लिख दिया एक बार तो R12 और एक बार R21, लेकिन रियल में दोनों क्या है? बराबर है। तो अब इसी क्रम में मैं ऐसे लिखूं कि चूंकि R12 बराबर है R21 के, R12 किसके बराबर है? R21 के, यानी दोनों के बीच की दूरी R12 या R21 दोनों क्या है? बराबर है। यदि दोनों बराबर है, जैसे 2 के बराबर है तो 2 की स्क्वायर 4 भी क्या होगी? 4 के बराबर होगी। तो R12 स्क्वायर बराबर आएगी R21 स्क्वायर के। इसी क्रम में यानी दोनों ये यदि बराबर हैं तो अब आपको ये देखना है कि जो R12 कैप है वो बराबर होगा -R21 कैप के। किसके बराबर आएगा? R12 कैप है किसके बराबर आएगा? -R21 कैप के बराबर आएगा। कैसे? ये हुआ कि ये कैप है, एकांक सदिश है, और यहाँ पर जो ऋणात्मक चिन्ह है ये कोई संख्यात्मक मान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। फिजिक्स के अंदर ऋणात्मक चिन्ह का मतलब होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी विपरीत दिशा की बात कर रहा है, जो आपको बोर्ड पर दिखाई भी दे रही है। एक बल की डायरेक्शन तो अक्ष के अनुदिश इधर है और दूसरे की डायरेक्शन अक्ष के अनुदिश इधर है, यानी दोनों फोर्स Q1 Q2 के कारण एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहे हैं। मैं ऐसे बोल सकता हूं कि दोनों में क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है, यानी दोनों चार्ज क्या है? धनात्मक आवेश है। तो इसी क्रम में R12 कैप बराबर हो -R21 कैप के, यानी ये माइनस का चिन्ह ये बता रहा है कि R12 और R21 इधर से देखा दोनों बराबर हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। एक की डायरेक्शन इधर है और एक की डायरेक्शन इधर है, दोनों एक दिशा में नहीं है।
अतः हमने जो समीकरण 1 और 2 पढ़ा है उसी क्रम में मैं ये बोल रहा हूँ कि R12 स्क्वायर बराबर है R21 स्क्वायर के, तो आप कहीं पर भी मान रख दीजिए, किसी भी समीकरण में एक मान रख दीजिए। जैसे मैं इनको समीकरण नंबर इक्वेशन नंबर 3 दे दूं, संपूर्ण मान को क्या दे दूं, इक्वेशन नंबर 3 दे दूं। अब देखिए मैं समीकरण 3 से मान है वो समीकरण 1 में रख रहा हूँ, समीकरण 3 से माने समीकरण 1 में रखने पर देखिए बच्चों, समीकरण 1 है उसका मान है F21 सदिश बराबर F21 सदिश बराबर के Q1 Q2 बटा R21 की स्क्वायर। मैं R21 की स्क्वायर के स्थान पे क्या रख सकता हूँ, R12 की स्क्वायर रख सकता हूँ। क्या रख सकता हूँ, R12 की स्क्वायर रख सकता हूँ, क्योंकि R21 के बराबरी क्या है, R12 है, R12 की स्क्वायर डॉट यहाँ पे है R21 की कैप। R21 की कैप के स्थान पे मैं क्या रख सकता हूँ, R21 की कैप के स्थान पे मैं माइनस R12 कैप रख सकता हूँ, माइनस R12 कैप। आप अपने जैसे मैंने यहाँ पे R12 कैप बराबर माइनस R21 कैप रखा है, तो अब मैं क्यों इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूँ, तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो कि R12 कैप, चलो अपने सहूलियत के अनुसार कर लेते हैं, R21 कैप बराबर है माइनस R12 कैप के, यानी दोनों परिमाण में बिल्कुल बराबर है लेकिन डायरेक्शन क्या है, विपरीत है। अब देखिए बच्चों, F21 सदिश बराबर है के Q1 Q2 बटा R12 की स्क्वायर है, ये माइनस का चिन्ह इधर ले लूँ और यहाँ पे रख दूँ डॉट R12 की कैप, इसे दे दूं समीकरण नंबर 4। अब समीकरण नंबर 4 के अंदर देखिए बच्चों, F21 सदिश बराबर मान आया है माइनस के Q1 Q2 बटा R12 की स्क्वायर डॉट R12 की कैप। इसी समीकरण में आप मान देखोगे तो आप पाओगे समीकरण 2 व समीकरण 4 की तुलना करने पर, समीकरण 2 व समीकरण 4 की तुलना करने पर समीकरण 2 व समीकरण 4 की तुलना करोगे तो आपको मिलेगा F21 सदिश बराबर F21 सदिश बराबर F21 सदिश बराबर मान देखिए के Q1 Q2 बटा R12 की स्क्वायर डॉट R12 की कैप। समीकरण नंबर 2 में भी देखिए के Q1 Q2 बटा R12 की स्क्वायर डॉट R12 की कैप, यानी इतना पूरा जो मान है वो मान समीकरण 4 में हूबहू हमें दिखाई दे रहा है, किसको छोड़कर, माइनस को छोड़कर, माइनस मतलब ऋणात्मक दिशा। तो यहाँ पे मैं ऐसे रख दूं कि F21 सदिश का मान किसके बराबर है, F12 सदिश के, और यहाँ पे डायरेक्शन के लिए क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। यह न्यूटन का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। देखिए बच्चों, F21 सदिश बराबर किसके आ रहा है, F12 सदिश के आ रहा है, यानी दोनों फोर्स हैं वो इक्वल लग रहे हैं। इक्वल मतलब उनका परिमाण देखा जाए तो दोनों परिमाण में क्या है, समान है, लेकिन माइनस का चिन्ह क्या बता रहा है, इसकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस चार्ज के द्वारा यदि Q2 चार्ज परे F21 का मान है यदि 5 न्यूटन लग रहा है, कितना लग रहा है, 5 न्यूटन, तो इसी प्रकार
Q2 द्वारा Q1 पर भी बल का मान कितना लग रहा है, 5 न्यूटन लग रहा है। यानी परिमाण में दोनों बल क्या है, समान है, लेकिन एक की डायरेक्शन ये है, दूसरे की डायरेक्शन ये है। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण परिमाण तो समान आ रहा है, लेकिन यहाँ पे चिन्ह किसका आ रहा है, माइनस का चिन्ह आ रहा है। माइनस के चिन्ह का मतलब है संख्यात्मक मान से न होकर फिजिक्स के अंदर किससे होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन से होता है, विपरीत दिशा से होता है। अर्थात न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल, जो क्रिया की जाती है, उस क्रिया के विपरीत दिशा में उतने ही परिमाण का क्या मिलता है, आपको प्रतिक्रिया मिलती है। वही न्यूटन का तीसरा नियम है, और वो तीसरा नियम यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है कि जितना बल आपने लगाया है उतना बल आपको मिल रहा है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। अतः हम ये कह सकते हैं कि जैसे गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन के तीसरे नियम क्रिया और प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है, जो हमने क्लास 11 में पढ़ा था, उसी प्रकार कूलॉम का नियम है, वो भी न्यूटन के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम की क्या करता है, पालना करता है। एक बार पुनः इसको देख लीजिए बच्चों। कूलॉम नियम का सदिश निरूपण के अंदर एक निर्देश तंत्र लेते हैं, जिसमें Q1 Q2 आवेश का एक निकाय है। Q1 की मूल बिंदु से स्थिति सदिश R1 सदिश है, और Q2 का मूल बिंदु से स्थिति सदिश R2 सदिश है। R1 और R2 दोनों स्थिति सदिश है। अब जो Q1 Q2 है, उनके बीच की दूरी Q1 के लिए मैं R12 मान लूँ और Q2 के लिए मैं R21 मान लूँ, लेकिन रियल में कहानी क्या है कि R12 बराबर है किसके, R21 के। अब देखिए बच्चों, आवेश Q1 द्वारा किसके द्वारा, Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल किसके नियम से, कूलॉम के नियम से कितना आएगा, F21 सदिश बराबर है K Q1 Q2 बटा R21 की स्क्वायर डॉट R21 की कैप। इसी प्रकार Q2 आवेश द्वारा Q1 आवेश पर लगाया गया बल F12 सदिश बराबर K Q1 Q2 बटा R12 की स्क्वायर डॉट R12 की कैप। लेकिन हम जानते क्या है कि R12 और R21 तो दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं तो इनके स्क्वायर भी बराबर है। और ये हम जानते ही हैं कि R21 कैप इनका एकांक सदिश है, वो परिमाण में तो बराबर है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें फाइनली ये मिलेगा कि F21 सदिश किसके बराबर आ रहा है, माइनस F12 सदिश के बराबर आ रहा है। अब इसमें एक चीज़ को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे आपने कक्षा 11 में पढ़ा है, जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी R12 कैप या R21 कैप का मान है, देखिए आप किस प्रकार से लिख सकते हो। R12 कैप मैं इस क्रम में चलूं कि ये R1 सदिश है, ये R2 सदिश है, और ये हमारे पास R12 कैप है। क्या है, R12 कैप मान लो एक बार R12 कैप है। तो त्रिभुज नियम क्या कहता है, जो आपने कक्षा 11 में पढ़ा था, त्रिभुज नियम के अनुसार दो भुजाएं जो एक ही क्रम में जा रही हैं उनका मान, उनका जो योग होता है, तीसरी भुजा जो विपरीत दिशा में उसको बंद करती है उसके बराबर आता है। जैसे आपने माना था यदि ये P सदिश है और ये Q सदिश है तो ये क्या होगा, R सदिश होगा। यानी R सदिश बराबर आपने लिखा था P सदिश प्लस Q सदिश, क्योंकि P इस दिशा में आ रहा है और Q इस दिशा में जा रहा है, यानी कंटिन्यू लगातार चल रहे हैं, लेकिन दोनों भुजाओं को एक तीसरी भुजा सामने से आकर बंद करती है। वो बंद करने वाली इनके किसके बराबर होती है, दोनों की क्रमागत जो भुजाएं उनके योग के बराबर होती है। उसी प्रकार ये R1 सदिश, ये R12 सदिश, तो ये भुजा और ये भुजा ये क्रम में चल रही है, लेकिन ये भुजा जो R2 सदिश है ये विपरीत दिशा में सामने से आकर इसको बंद कर रही है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि R1 सदिश प्लस R12 कैप बराबर होगा किसके, R2 सदिश के। यानी
R12 कैप का मान किसके बराबर आएगा, R2 सदिश माइनस R1 सदिश। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो, यानी R12 कैप को आप किस प्रकार लिख सकते हो, R2 सदिश माइनस R1 सदिश के रूप में भी लिखा जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। अब अगला टॉपिक देखिए हमारा, यदि आप एक बार इसको पूरे को बोर्ड से इनका स्क्रीनशॉट ले लो और साथ में जो मैंने थ्योरी लिखाई है उनको भी कंप्लीट कर लेना। धन्यवाद। इसके बाद में जो अभी हमने वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है, इनके तुरंत बाद में हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट रिलेटेड कूलम्ब्स लॉ। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड कूलम्ब्स लॉ, यानी कूलम्ब के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। कूलम्ब नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। डियर स्टूडेंट्स, जो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये मैं आपको बीच बीच में बताते आया हूँ। जब से कूलम्ब नियम स्टार्ट किया है तब से मैं एक एक चीज़ आपको क्लियर करवा रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक बार पुनः इन सबको एक साथ देख लेते हैं कि कूलम्ब नियम के महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण इफेक्ट तो ये है कि कूलम्ब नियम है, आप साथ में लिख सकते हो कि कूलम्ब नियम में वर्ग व्युत्क्रम नियम की पालना करता है। वर्ग व्युत्क्रम नियम की पालना करता है। वर्ग व्युत्क्रम नियम यानी F व्युत्क्रमानुपाती होता है R स्क्वायर के। पहला, यानी कूलम्ब का जो फॉर्मूला निकाला था उसमें निकला था कि Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कूलम्ब बल है वो वर्ग व्युत्क्रम नियम की क्या करता है, पालना करता है। 2 नंबर, कूलम्ब बल है वो अस्थिर बिंदुवत आवेशों से ही व्युत्पन्न किया जा सकता है। आवेशों से ही व्युत्पन्न किया जा सकता है। व्युत्पन्न किया जा सकता है। कैसे, ये भी मैंने आपको बता दिया था कि कूलम्ब नियम के व्युत्पन्न के लिए आपको क्या चाहिए, बिंदुवत और अस्थिर आवेश चाहिए। गतिशील आवेशों से कूलम्ब नियम का व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि गतिशील आवेश से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक अन्य फील्ड मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण हमें कूलम्ब नियम का व्युत्पन्न गतिशील आवेश से नहीं कर सकते। आप लिख सकते हो विद्यार्थियों कि अस्थिर कूलम्ब नियम के व्युत्पन्न के लिए स्थिर बिंदुवत आवेशों का होना चाहिए, क्योंकि गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र के अलावा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण उनसे कूलम्ब नियम का व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता। और 3 नंबर, ये वर्ग व्युत्क्रम नियम की जब पालना करता है तो वर्ग व्युत्क्रम नियम की पालना करने वाले जितने भी बल होते हैं वो संरक्षी बल होते हैं। कौन से बल होते हैं, संरक्षी बल होते हैं। तो कैसा बल है कूलम्ब बल, संरक्षी बल है। कैसा बल है, संरक्षी बल। संरक्षी और असंरक्षी बल 2 टाइप के बल होते हैं, आपने कक्षा 11 में पढ़ा भी है। तो किस प्रकार का बल है, ये संरक्षी बल है। और व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करने वाले बल केंद्रीय बल होते हैं। कौन से बोले, केंद्रीय बल। यानी कूलम्ब बल जैसे गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वैसे ही कूलम्ब बल केंद्रीय बलों की श्रेणी में आता है। एक तो संरक्षी बल होता है और एक क्या होता है, ये केंद्रीय बल होता है। इसी प्रकार
इसी प्रकार कूलाम बल की और क्या क्या विशेषताएं होती हैं। व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है, अस्थिर बिंदु आवेशों से उत्पन्न किया जा सकता है, संरक्षी बल होते हैं, और ये क्या करता है, न्यूटन के तृतीय नियम में क्रिया प्रतिक्रिया जो अभी हमने पढ़ा था, क्रिया प्रतिक्रिया की पालना करता है, प्रतिक्रिया की पालना करता है। न्यूटन का जो तीसरा नियम है, अभी हमने जो कूलाम नियम का सदिश निरूपण किया था उसमें निकाला था, ये न्यूटन के तृतीय नियम की भी क्या करता है, पालना करता है। और न्यूटन को जो कूलाम बल है वो माध्यम बदलने पर इसका मान बदल जाता है, और कितना बदल जाता है वो आप जानते ही हो, कितना बदल जाता है, Fm का मान कितना होता है, निर्वात की बजाय एप्सिलॉन आर भाग कम हो जाता है। क्या हो जाता है, एप्सिलॉन आर भाग कम हो जाता है। तो इस प्रकार से यह जो कूलाम नियम के महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि एक तो ये वर्ग व्युत्क्रम नियम की पालना करता है, अस्थिर बिंदुवत आवेश होने चाहिए, इनके लिए गतिशील आवेशों पर ये लागू नहीं होता है, संरक्षी बल होता है, केंद्रीय बल की प्रकृति में आता है, ये न्यूटन के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है, और ये माध्यम बदलने पर इसका मान बदल जाता है। इसी क्रम में न्यूटन से संबंधित एक न्यूमेरिकल हल करते हैं बच्चों, क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन ये है कि दो बिंदुवत आवेश Q1 Q2 के बीच की दूरी R हो, तो इनके बीच में बल कितना लगेगा, F लगेगा। कितना बल लगता है, F, और F का मान क्या आता है, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। यानी क्वेश्चन ये है कि दो बिंदुवत आवेश Q1 Q2 के बीच की दूरी R हो और उनके बीच में यदि बल F लगे, और यदि आवेश का मान अपरिवर्तित करते हुए यानी Q1 Q2 रखते हुए दोनों के बीच की दूरी को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, R/2 कर दिया जाए, तो दोनों के बीच में लगने वाले बल का मान कितना होगा। तो आपका उत्तर क्या आएगा बच्चों, F डैश बराबर है दोनों के बीच की दूरी K Q1 Q2 बटा बीच की दूरी कितनी है, R/2 की स्क्वायर, तो F डैश का मान आएगा K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर बटा 4, यानी F डैश का मान आ गया 4 इंटू K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये मान समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से, तो F डैश बराबर क्या आ गया, 4F आ गया। यानी बीच की दूरी बदलने से, यानी बीच की दूरी बदलने अर्थात आधी करने से बल का मान क्या हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। इस प्रकार से जो कूलाम बल है उनका मान बदल जाता है। धन्यवाद, अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं।